Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we have a topic of discussion that is globalization and its impact on higher education in India. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैश्वीकरण क्या है और उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये MES 101 हायर एजुकेशन इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड लिंकेज का एक टॉपिक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैश्वीकरण क्या है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरग्रेटिंग इकोनॉमिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर्स थ्रू फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पीपल अक्रॉस अब्रॉड। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं, तकनीक और लोगों की सीमाओं के पार प्रवाह होता है और अर्थव्यवस्थाएं, समाज और संस्कृति एकीकृत होती है। अब इसको समझते हैं। ये तो आपका लैंग्वेज जो है काफी टफ है, इसको समझते हैं। इजी लैंग्वेज में क्या होता है इसका मतलब। एक देश जब दूसरे देश के साथ कुछ भी चीजों का आदान प्रदान करता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे सेवा हो, मतलब गुड्स हो या सर्विस हो, इंफॉर्मेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, या लोग एक दूसरे देश में आना जाना कर रहे हैं, वहाँ का इकोनॉमी और समाज और संस्कृति एकीकृत हो रहा है, मतलब मिल के काम हो रहा है। तो इस तरह की चीजों को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मतलब चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी का लेन देन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, लोग एक दूसरे, मतलब कुछ दूसरे कंट्री के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ के समाज और वहाँ की संस्कृति का एक मतलब समावेशन हो रहा है। तो इस तरह की चीजों को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो आज का जो समय है ये बिना बिना ग्लोबलाइजेशन का संभव ही नहीं है। चाहे व्यापार के क्षेत्र में देख लें, चाहे वो टेक्नोलॉजी में देख लें, चाहे वो पॉलिटिक्स में देख लें, बिना ग्लोबलाइजेशन के संभव ही नहीं है। अब देखते हैं एजुकेशन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इट मीन्स क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोबिलिटी, ग्लोबल रिसर्च एंड कोलैबोरेशन एंड द राइज ऑफ ट्रांस ट्रांसनेशनल एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा में इसका अर्थ है ज्ञान का सीमा पर आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता, वैश्विक शोध सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों का उदय। मतलब हम अपने ज्ञान को एक सीमा से दूसरी सीमा ले जा रहे हैं। मतलब हम इंडिया में एजुकेशन लेके अमेरिका में काम करने जा रहे हैं, अमेरिका का टेक्नोलॉजी का इंडिया में उपयोग कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारे यहाँ के दूसरे कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, दूसरे कंट्री के स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट है। तो एजुकेशन में भी इसका प्रभाव दिखता है। अब देखते हैं कि हायर एजुकेशन में ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव दिख रहा है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन हायर एजुकेशन। तो इसमें 6 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तकनीकी परिवर्तन। तीसरा है इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक दबाव। चौथा है कल्चरल एक्सचेंज एंड चैलेंजेज, सांस्कृतिक आदान प्रदान और चुनौतियां। पांचवा है क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन, गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता। और लास्ट है इक्विटी एंड एक्सेस, समानता और पहुंच। अब इन 6 का हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला था इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। इसमें पहला पॉइंट यूनिवर्सिटीज इंक्रीजिंगली अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड फैकल्टी। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और संकाय को आकर्षित कर रहे हैं। मतलब अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग कोर्सेस होते हैं। अब इंडिया में कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो विदेशों के स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, विदेशों में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो इंडिया के स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से इंटरनेशनलाइजेशन का प्रभाव, मतलब ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव
यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। पॉइंट नंबर बी है जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, एक्सचेंज इनिशिएटिव्स एंड ब्रांच कैंपस है बिकम कॉमन। संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, दो अलग अलग कंट्री की यूनिवर्सिटी मिलकर एक कोर्स को चला रहे हैं, तो इससे स्टूडेंट को ज्वाइंट डिग्री मिल रही है, तो ये भी एक फायदे की बात है। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट दोनों कंट्री में चल रहे अलग अलग प्रोग्राम को इकट्ठा करके स्टडी करते हैं, उस इससे उनका स्किल डेवलपमेंट होता है और उन्हें डुअल डिग्री मिलती है, तो वो फिर अलग अलग कंट्री में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कई भारतीय विश्वविद्यालय अब पश्चिमी संस्थानों के साथ मिलकर द्वैत डिग्री प्रदान करते हैं, तो ये एक फायदे का काम है। पॉइंट नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तकनीकी परिवर्तन। देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी है। कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ टेक्नोलॉजी तो अच्छा है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कम है, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट कम है, ऐसा भी स्थिति है। तो अगर हम लोग साथ में कोलैबोरेट कर लेते हैं तो दोनों को फायदा होता है। तो पहला पॉइंट है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड MOOCs। MOOCs का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स अलाउ स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड टू एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा MOOCs के द्वारा स्टूडेंट विश्व भर में कहीं से भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और डिग्री पा सकते हैं। पॉइंट नंबर बी है AI ड्राइवन पर्सनलाइज लर्निंग एंड डिजिटल क्लासरूम आर रीशेपिंग पेडागोजी। AI आधारित जो व्यक्तिगत शिक्षण और डिजिटल कक्षाएं हैं वो स्टूडेंट को सीखने का एक नया रूप प्रदान कर रही है और स्टूडेंट उसको सीख रहे हैं और उस पर अच्छे से काम कर पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक दबाव। डिक्लाइन इन गवर्नमेंट फंडिंग्स हैज पुश्ड यूनिवर्सिटी टू अडॉप्ट इंटरप्रेन्योरल मॉडल। सरकारी वित्त पोषण में कमी के कारण विश्वविद्यालयों को उद्यमशील मॉडल अपनाना जरूरी हो गया है। ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट के पास इतना फंडिंग नहीं है कि वो प्रॉपर डेवलपमेंट कर सके यूनिवर्सिटीज का, इसलिए यूनिवर्सिटीज ने ऐसा किया कि दूसरे कंट्री की यूनिवर्सिटी के साथ अपना जो करिकुलम है उसको डिजाइन किया मिलाकर, और इससे वहां से फंडिंग मिलने लगा, तो ये फायदे का काम हो गया। पॉइंट नंबर बी इंस्टीट्यूशनल रिलाई मोर और इंटरनेशनल ट्यूशन फी, इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड प्राइवेट फंडिंग। संस्थान अब अंतर्राष्ट्रीय ट्यूशन फी, उद्योग साझेदारी और निजी वित्त पोषण पर आर्थिक रूप से निर्भर है। मतलब ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट के आने से हमारा जो ट्यूशन फी है वो अच्छा से कलेक्शन हो रहा है और ज़्यादा फी मिल रहा है, और इससे जो निजी फंडिंग है, प्राइवेट फंडिंग है, वही बढ़ रहा है। तो तो एक इकोनॉमिक प्रेशर भी है और इकोनॉमिक बेनिफिट भी, दोनों बात इसमें कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 कल्चरल एक्सचेंज एंड चैलेंजेस, सांस्कृतिक आदान प्रदान और चुनौतियां। जब दो या दो से अधिक कंट्री की यूनिवर्सिटी आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ पर जो है कल्चर का भी एक्सचेंज हो रहा है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहे हैं। स्टूडेंट और टीचर नए नए चीज़ों को सीख रहे हैं या नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो इंडियन टीचर है फॉरेन स्टूडेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट है वो फॉरेन टीचर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, इससे दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो एक्सपोजर ऑफ डाइवर्स कल्चर इनरिचिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस। विविध संस्कृति का अनुभव छात्रों को समृद्ध करता है। मतलब अलग अलग कंट्री के टीचर इंडिया के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, इंडिया के टीचर दूसरे कंट्री के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट इसको अच्छे से मजे से सीख रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। पॉइंट नंबर बी हाउएवर क्रिटिक्स आर्गू ग्लोबलाइजेशन रिस्क कल्चर होमोजेनलाइजेशन और
डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न ऑफ एजुकेशन। आलोचकों का कहना है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक एकरूपता या पश्चिमी शिक्षा मॉडल का प्रभुत्व बढ़ सकता है। तो अगर पश्चिमी शिक्षा मॉडल बढ़ भी रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट विदेशों में जाके बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, विदेशों में जाके अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें इंडिया में नहीं मिल पाता। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होना चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिएशन, गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता। ग्लोबल बेंचमार्किंग हैज लेड ए स्टिकर क्वालिटी स्टैंडर्ड। वैश्विक मानकों के कारण गुणवत्ता नियंत्रक अधिक सख्त हुआ है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड है और दूसरे कंट्री के जो स्टैंडर्ड है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब वहाँ के यूनिवर्सिटी हमारे साथ टाइप करेंगे या मिलेंगे हमारी यूनिवर्सिटी के साथ में, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की यूनिवर्सिटी, उनको भी अपना को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो ये फायदे का काम है, स्टूडेंट को इसका फायदा मिल रहा है। यूनिवर्सिटी मस्ट मीट इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नॉर्म्स टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करनी ही होती है। मतलब आपको अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट को या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को ट्रीट करना है, साथ में उनके साथ मिलकर काम करना है, तो आपको खुद को भी मजबूत बनाकर रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, इक्विटी एंड एक्सेस, समानता और पहुंच। वैश्वीकरण ने शिक्षा की पहुंच को बढ़ाई है, लेकिन डिजिटल विभाजन भी गहरा किया गया है। मतलब वैश्वीकरण से शिक्षा बहुत जगह तक पहुंच गई, विदेश की शिक्षा इंडिया आ गई, इंडिया की शिक्षा विदेश चली गई। साथ में डिजिटल विभाजन भी इसका एक प्रभाव डालता है। मतलब ये हुआ कि डिजिटलाइजेशन के कारण हम इसको संभव कर पाए। अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो शायद ये चीज़ नहीं हो पाता है। स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एंड इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड में स्ट्रगल टू बेनिफिट इक्वली। ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्र समान रूप से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक्चुअली जो ग्लोबलाइजेशन है ये देखा जाए तो शहरों तक ही सीमित है, इंडिया में भी शहर तक ही सीमित है। जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है वो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वहां तक यूनिवर्सिटी पहुंच ही नहीं पाएगी जो इंटरनेशनली वर्क कर रही है। अब इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। तो इस 5 पॉइंट पर विचार करेंगे क्या क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। पहला पॉइंट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड मोबिलिटी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और गतिशीलता। पॉइंट नंबर 2, एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, वैश्विक ज्ञान और तकनीकी तक पहुंच। पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूव क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिएशन, गुणवत्ता मानकों और मान्यताओं में सुधार। पॉइंट नंबर 4, रिसर्च पार्टनरशिप एंड इनोवेशन, शोध साझेदारी और नवाचार। पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी एंड ग्रेजुएट्स, स्नातकों की वैश्विक रोजगार क्षमता। ये पॉजिटिव पॉइंट्स है जो ग्लोबलाइजेशन से हायर एजुकेशन को फायदा पहुंचाता है। ग्लोबलाइजेशन से कुछ लॉस भी हुए हायर एजुकेशन को, तो देखते हैं क्या क्या लॉसेस या क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, रिस्क ऑफ कल्चर इंपेरियलिज्म, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का खतरा। पॉइंट नंबर 2, इनइक्वल एक्सेस ड्यू टू डिजिटल डिवाइड, डिजिटल विभाजन के कारण असमान पहुंच। पॉइंट नंबर 3, राइजिंग ट्यूशन कॉस्ट एंड कॉमर्शियलाइजेशन, ट्यूशन फीस में वृद्धि और व्यवसायीकरण। पॉइंट नंबर 4, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, विदेशी संस्थाओं पर निर्भरता। पॉइंट नंबर 5, ब्रेन ड्रेन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों से प्रतिभा का पलायन। अब हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से फायदा है या घाटा है? देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन से कुछ फायदे भी हैं तो कुछ घाटा भी है। फायदे ये है कि विदेश का कल्चर
या विदेश का एजुकेशन हम लोगों को मिल जाएगा, हमारे स्टूडेंट विदेश में जाकर काम करेंगे। लेकिन घाटा यह है कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है या जो कमजोर स्टूडेंट उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, और जो कंट्री का जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है वो विदेश जाके काम करेगा, तो फिर अपने कंट्री को फायदा नहीं मिलेगा। और विदेश का फायदे की बात यह है कि फंडिंग विदेशों से हमें मिल जाता है, तो हम अपने यूनिवर्सिटी को डेवलप कर पा रहे हैं। तो देखा जाए तो कुछ फायदा भी है, कुछ घटा भी है, लेकिन अल्टीमेटली इसको हम लोग पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। और ये वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।